पिछले कुछ दिनों में एक बेहद चिंताजनक एनवायरमेंटल मोमेंट देखने को मिला। शहर की हवा अचानक इतनी जहरीली हो गई है कि पिछले 24 घंटों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 330 से 380 तक पहुंच गया। यानी हवा लिटरली सांस लेने लायक भी नहीं बची। लेकिन असली चिंता यह है कि हालात इतने अचानक बिगड़े कैसे और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। वेलकम टू द इंडियन आई, जहां हम बदलती दुनिया को देखते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से। और आज का टॉप अपडेट इसी पर है। पहले यहाँ पर एक बेसिक बात समझना ज़रूरी है कि AQI एग्जैक्टली क्या है। AQI का फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये स्केल बताता है कि हवा में कितने पॉल्यूटेंट्स मौजूद है और वो इंसानों के लिए कितने हार्मफुल है। AQI 0 से 400 प्लस तक का स्केल होता है। 0 से 200 तक हवा को जनरली सेफ माना जाता है, लेकिन 200 के बाद हवा अनहेल्दी कैटेगरी में आ जाती है और 300 से 400 में ये डेंजरसली पॉल्यूटेड हो जाती है। दिल्ली का AQI फिलहाल वेरी पुअर से सवियर जोन में घूम रहा है, यानी हवा सांस लेने लायक भी नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर दिल्ली की हवा अचानक इतनी खराब कैसे हुई और ये स्पाइक कहाँ से आया। इसका सबसे बड़ा कारण है वेदर लॉक इन इफेक्ट। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से विंड स्पीड बहुत कम है, हवा रुक गई है, ऊपर नहीं चढ़ रही और जो पॉल्यूटेंट्स है वो ग्राउंड लेवल पर ही फंस गए हैं। एक्सपर्ट्स इसे कोल्ड इन्वर्जन कहते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां ठंडी हवा ऊपर नहीं उठती और पॉल्यूटेंट्स जमीन के पास ही जमा हो जाता है। इसका सीधा मतलब जो धुआं, डस्ट, व्हीकल इमिशंस निकाल रहे हैं वो हवा में जमा होते जा रहे हैं और बिखर नहीं पा रहे हैं। दूसरा एक कारण है पराली बर्निंग का नया छोटा स्पाइक। सैटेलाइट डेटा बताता है कि पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में पिछले 48 घंटों में स्टबल बर्निंग की स्मॉल क्लस्टर्स एक्टिव हुए हैं। नंबर्स इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन दिल्ली की हवा के स्टैग्नेंट होने से इसका असर ज़्यादा बढ़कर देखने को मिला। यानी थोड़ी सी पराली और थोड़ी हवा का रुक जाना दोनों मिलकर AQI को अचानक ऊपर ले गए। और तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर है लोकल सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन। इस बार एक चौंकाने वाली डेटा पॉइंट सामने आई है। दिल्ली के पॉल्यूशन में 70% हिस्सा लोकल सोर्सेज का है, जैसे कंस्ट्रक्शन डस्ट, रोड डस्ट, डीजल व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस। इसका मतलब यह है कि सिर्फ बाहर से आने वाले पॉल्यूटेंट्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता, दिल्ली खुद भी अपनी हवा बिगाड़ रही है। चलिए अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके बारे में क्या एक्शंस लिए। AQI के स्पाइक को देखते हुए सरकार ने GRAP स्टेज 3 एक्टिवेट कर दिया है। इसका मतलब है कि हैवी कंस्ट्रक्शन साइट्स टेम्पररीली बंद, स्मोक गन्स तैनात, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वॉर फुटिंग पर डस्ट कंट्रोल का आदेश, प्राइमरी स्कूल्स में मास्क एडवाइजरी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है। डॉक्टर्स ने भी वार्निंग दी है कि पिछले 48 घंटों में पॉल्यूशन रिलेटेड केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स कहती है कि सांस की तकलीफ वाले केसेस में 26% बढ़ोतरी हुई है। अस्थमा और COPD पेशेंट्स में तेज़ इरिटेशन देखा गया है और बच्चों में आई रेडनेस और थ्रोट इरिटेशन शार्पली बढ़ा है। और PM 2.5 जो एक बहुत बारीक पॉल्यूटेंट होता है वो सीधे लंग्स के ब्लड स्ट्रीम में पहुंच सकता है। इसी वजह से डॉक्टर्स बच्चों, बुजुर्गों और हार्ट पेशेंट्स को एक्स्ट्रा सावधानी की सलाह दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि आने वाले 2 से 3 दिन दिल्ली की हवा के लिए कैसे रहेंगे। मीटियोरोलॉजी रिपोर्ट्स कहती है कि अगर अगले 48 घंटों में हवा ज़रा भी तेज़ हुई तो दिल्ली को राहत मिलेगी, लेकिन अगर विंड स्टैग्नेंट रही तो AQI 400 प्लस यानी कि सवियर जोन तक भी जा सकता है। ये दिल्ली के लिए सबसे क्रिटिकल विंडो है। अब चलते हैं इंडिया के अगले मेजर अपडेट की ओर। भारत ने डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में एक और बड़ा कीर्तिमान बना दिया है। पिछले 11 महीनों में UPI ने 130 बिलियन ट्रांजैक्शंस का आंकड़ा पार कर लिया है और ये दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम है। अब दिलचस्प बात यह है कि UPI की ग्रोथ इतनी तेज़ क्यों हुई और इसके पीछे असल वजह क्या है। सबसे बड़ा कारण है भारत का QR कोड इकोसिस्टम, जो चाय वाले से लेकर बड़े ब्रांड्स तक हर जगह चल रहा है। और दूसरा, UPI अब इंस्टेंट 24/7 है, इसलिए कैश की ज़रूरत ही कम हो रही है। RBI के डेटा के मुताबिक इस साल UPI की अडॉप्शन मेट्रो सिटीज़ नहीं बल्कि Tier 2 और Tier 3 टाउन्स में सबसे तेज़ बढ़ी है। और सबसे दिलचस्प बात, UPI अब सिर्फ इंडिया की चीज़ नहीं रहा, अगले साल इसे 20 और देशों में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। यानी डिजिटल पेमेंट्स के मामले में इंडिया अब सिर्फ यूज़र नहीं, ग्लोबल एक्सपोर्टर बन गया है। चलिए अब नज़र डालते हैं एक अहम ग्लोबल डेवलपमेंट पर। चाइना के 2 बड़े स्टेट्स में
पिछले कुछ वीक्स में एक रेस्पिरेटरी इलनेस की अनयूजुअल वेव देखने को मिल रही है और इसी वजह से WHO ने इस सिचुएशन पर हाई अलर्ट जारी किया है। सबसे पहले समझते हैं क्या ये कोविड का नया वेरिएंट है या कुछ और। दरअसल चाइना ने जो सैंपल्स WHO को भेजे हैं उनमें कोविड नहीं पाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फ्लू, RSV और माइक्रोप्लाज्मा न्यूमोनिया का मिक्स है, यानी अलग अलग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एक साथ स्पाइक कर रहे हैं। अब स्पाइक इतना तेज क्यों हुआ? WHO का कहना है कि पिछले 3 साल में मास्किंग और रेस्ट्रिक्टेड एक्सपोजर की वजह से बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी वीक हुई। स्कूल्स खुलने के बाद इन्फेक्शंस अचानक बढ़ गए और पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ने लगी। चाइना की हेल्थ अथॉरिटी ने कहा है कि यह आउटब्रेक मैनेजेबल है और हॉस्पिटलाइजेशन रेट स्टेबल है, लेकिन सर्वेलेंस बढ़ा दिया गया है ताकि ये वेव किसी नए ग्लोबल रिस्क में ना बदले। इस बीच दुनिया में एक और बड़ी चिंता सामने आई है। यूनाइटेड नेशंस की फूड एजेंसी FAO ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया में ग्लोबल फूड प्राइसेस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और इसका सीधा असर डेवलपिंग देशों पर पड़ने वाला है। अब देखते हैं इस बार ग्लोबल फूड प्राइसेस बढ़ने के पीछे असली कारण क्या है। FAO के अनुसार 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। पहला, शुगर प्राइसेस। प्रोडक्शन कई देशों में कम, एक्सपोर्ट कंट्रोल ज़्यादा है। दूसरा, राइस एंड व्हीट। शिपिंग कॉस्ट बढ़ गए और कुछ देश में एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। और तीसरा, वेदर का इफेक्ट। इस साल एल नीनियो की वजह से कई देशों में बारिश कम हुई और गर्मी ज़्यादा पड़ी, इसलिए फसलों की पैदावार घट गई है। इसका नतीजा ये है कि फूड इन्फ्लेशन कई देशों में दोबारा ऊपर जा रहा है। एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के लोअर इनकम हाउस होल्ड्स पर इसका सबसे भारी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन रीजन्स में फूड खर्च ऑलरेडी इनकम का बड़ा हिस्सा है। FAO ने यह भी कहा है कि प्राइसेस अभी 2022 के पीक लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगर बारिश की कमी और शिपिंग कॉस्ट ऐसे ही बने रहे तो आने वाले मंथ्स में ग्लोबल फूड मार्केट्स पर और प्रेशर बढ़ सकता है। और अब समय है आज के इस वीडियो के पॉजिटिव न्यूज़ का। जापान ने एक बेहद इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव स्टेप उठाया है। सरकार ने पूरे देश में स्मार्ट एल्डर केयर रोबोट्स को हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स में ऑफिशियली डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये रोबोट्स असल में क्या करते हैं। इन रोबोट्स को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि वो बुजुर्ग लोगों को रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में मदद कर सके, जैसे वॉकिंग सपोर्ट देना, दवाई लेने की रिमाइंडर, फॉल डिटेक्शन अगर कोई गिर जाए, बेसिक कन्वर्सेशन और कंपेनियनशिप, और नर्सिस को रूटीन टास्क्स में असिस्ट करना। जापान की एजिंग पॉपुलेशन दुनिया में सबसे तेज़ बढ़ रही है। वहाँ हर 5 में से 1 व्यक्ति 70+ है। इसी वजह से हॉस्पिटल्स में स्टाफ की कमी होती जा रही है। रोबोट्स की मदद से अब एल्डरली पेशेंट्स को 24/7 कांस्टेंट अटेंशन मिल पाएगी और नर्सिस का समय भी बचेगा ताकि वो क्रिटिकल केसेस पर ज़्यादा फोकस कर सके। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये रोल आउट सफल रहा तो एल्डर केयर रोबोट्स आने वाले सालों में पूरी दुनिया में हेल्थ केयर का नया स्टैंडर्ड बन सकते हैं। ये रेयर खबर जो टेक्नोलॉजी के साथ होप और ह्यूमैनिटी दोनों को कंबाइन करती है।